हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई है हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूं मैं, तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूँगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपये की सब्जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। हाँ। फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोद कर वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है, उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बना कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गंवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। Oh no! घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मैं चीज़ सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतज़ाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियाँ इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की जरूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो कहना क्या चाहती है बहू?
हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फ़ोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकाल कर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह की ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना, तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताज़ा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताज़ा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। लाओ, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। के बेटे की शादी होने वाली थी और वो इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे हाँ भाग्यवान, तू सबसे आगे ही है। लेकिन हुआ क्या है? सास बनने वाली हूँ मैं। अरे घर में एक नया सदस्य आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। आप और राहुल तो ऑफिस चले जाते थे और मैं पागल की तरह घर में अकेली। अब तो मेरा साथ देने वाली आ रही है इस घर में। बहुत 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 खुश हूँ मैं। ओहो, ठीक है बेगम, लेकिन अपनी खुशी को लगाम लगा कर रखो। क्या पता कैसी आए, तुम्हारा साथ देने वाली आए या फिर ऐसी आ जाए जो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करती हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ तो ना बोले। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, चांदनी चौक जाना है शादी की शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, थोड़ी सुबह तो हो जाने दो, दुकानें बाजार खुल तो जाए। तुम सच में ना पागल हो गई हो बहू के आने की खुशी में। बेटा माँ की हरकतें देख रहा था। वो सारी बात फोन पर अपनी होने वाली बीवी राशि को बताता है। फिर पता है क्या हुआ? माँ ना सुबह 6 बजे ही पापा को चांदनी चौक जाने को कहने लगी। दूसरी तरफ राशि कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सास इतना सोचने वाली मिल रही है, और क्या चाहिए। मैंने भी सोचा है मम्मी जी के साथ बहुत प्यार से रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी
और प्यार करूंगी। राहुल भी खुश था। लेकिन बाजार में सुधा जी और उनके पति को एक अजीब सी दुकान दिखती है जिसके बाहर लिखा होता है, हमारे यहाँ सास बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए जरा, लग रहा है आजकल के लोगों को कोई काम नहीं है। अरे सास बनने की भी ट्रेनिंग होती है क्या? दुकान के सामने एक पिंजरा था, उसमें एक तोता बंद था। सुधा की बात सुनकर तोता बोल पड़ता है, अरे नादान औरत, अगर सास सही तो पूरा घर सही रहता है, परिवार बंधा रहता है और आने वाली जनरेशन संस्कारी होती है। लेकिन तू क्या समझेगी? जा जा आगे जा। ओए, तोते बड़ा बोल रहा है, क्यों आगे जाऊं? मैं नहीं जा रही। देखा देखा, तेरे जैसी औरत को तो सास बनने की ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। निकाल 1000 रुपये और जान दर, नहीं तो पूरी जिंदगी रोती रहेगी। सुधा को तोते की बात में दम लगता है। ए जी, निकालो ना जरा 1000 रुपए। अरे पागल हो क्या? जानवर की बात में आ रही हो? किस पागल आदमी की सुन रही हो, जिसे ये भी नहीं पता कि तोता जानवर नहीं पक्षी होता है। चलो निकालो 1000 रुपये और अंदर जाकर सास के रूप में जीवन को सफल कर लो। हाँ जी, बात तो ये सही बोल रहा है। कहाँ मैं आपकी बात में आ रही हूँ? मैं तो अंदर जा रही हूँ, 1000 रुपये दीजिए। पति क्या करता, बीवी की आज्ञा सर आंखों पर। लेकिन जैसे ही सुधा अंदर जाती है, सामने कई औरतें पहले से ही बैठी होती हैं। मेरी पहली बहू के वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था और आज वो मेरे सर पर चढ़कर नाचती है। गुरुजी, कोई उपाय बताए। तभी गुरु की नजर सुधा पर पड़ती है और वो आंखें बंद कर लेता है। तू पहले भी मेरी दुकान के सामने से होकर गई थी ना, तब क्यों नहीं आई? औरत जो कि गुरु के साथ मिली हुई थी। महाराज, तब पता नहीं था कि सच में सास बनने की भी ट्रेनिंग लेनी होती है। लगा था घर में कोई सदस्य आ रहा है जो सारा दिन मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। चल फिर, पैकेज लेकर 20,000 वाला कल से आ जाना। जी महाराज, गुरुजी की जय हो। वो औरत भी सुधा को देखती है और कहती है, सही जगह आई हो बहन। 10-20 हजार का मुंह नहीं देखना भाई, बस घर बस जाए तो सोचो गंगा नहा ली। बहुत कमा लेंगे अगर परिवार एक रहा, नहीं तो बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताओ। सुधा डर जाती है। वो गुरु के पास जाती है और उन्हें पैसे देती है। देखो, एक मंत्र गांठ बांध लो कि कभी भी बहू को बेटी ना समझना। जितना दबाकर पहले दिन से रखोगी, धीरे धीरे प्यार दोगी तो मान रखेगी, नहीं तो। ना जी ना गुरुजी, समझ गई। अरे भला हो भगवान का जो आपसे मिला दिया, नहीं तो मैं। हाँ, आगे बढ़ते जाए, पीछे और भी लोग हैं, सबको मौका दे। सुधा घर आ जाती है। राशि शादी करके घर आती है तो दिमाग में सास की वही छवि होती है जो राहुल ने दिखाई थी। देखो राशि, मैंने काम वाली हटा दी है। वो क्या है ना, 2000 महीने लेती थी, यानी कि 24,000 साल का, और 5 साल में उसे जोड़ो तो 1,20,000 रुपए। माँ जी, और 10 साल जोड़े तो? तभी राहुल आ जाता है। अरे बस बस, इतना मत जोड़ो, फिलहाल भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे पर बर्तन तो गंदे हैं ना, काम वाली तो आई नहीं, फिर बर्तन कौन धोएगा? अरे कौन धोएगा मतलब? तू धोएगी? मैं? ठीक है, मैं धो लेती हूँ। धो कर देती हूँ, आप खाना बना ले। अरे खाना भी तू ही बनाएगी? ये क्या बात होती है माँ? क्या हो गया तुझे? कल तक तो कुछ और ही बोल रही थी। लेकिन सुधा का व्यवहार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहू और बेटा ससुर से बात करते हैं। पिताजी, क्या हो गया है माँ जी को? वो क्यों ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ? पिता क्या करता, बता देता है सारी कहानी कि कैसे सास का दिमाग एक गुरुजी ने खराब किया है। सास बनने की ट्रेनिंग? तो मामला ये है, वही मैं कहूँ, कहाँ तो माँ बहू का इंतजार ऐसे कर रही थी मानो साक्षात कोई देवी आने वाली है, लेकिन व्यवहार नौकरानी जैसा। देखिए माँ बुरी नहीं है,
बस किसी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। तो ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है। बहू फुसुर फुसुर करके पति और ससुर से बात करती है। अगले दिन बहू सास के सामने कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। ये बोलकर बहू निकल जाती है। ये कौन सी क्लास करने जा रही है? पढ़ाई तो खत्म हो गई थी इसकी। अरे माँ, दरअसल वो ये सोच कर आई थी कि तुम माँ जैसी होगी, लेकिन यहाँ तुम तो तुर्रम खां बन गई हो। तो वो किसी बहू बनने की ट्रेनिंग वाली क्लास में गई है। ये बोलकर बेटा बाप की ओर देखता है और आंख मार देता है। हाँ, वो तो तुम्हारी माँ ने भी सास बनने की ट्रेनिंग ली है बेटा। पहले का जमाना और था भाई कि भोले मन से रिश्ते शुरू किए जाते थे। अब तो नई लड़की घर आते ही नौकरानी हटा देते हैं। बताओ, पिछले 25 साल से वो नौकरानी काम कर रही थी, तब तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अरे पापा, आप भी माँ को बोल रहे हैं? अरे माना, वो माँ समझ कर आई। घर में खुशहाली रखने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ उठती बैठती, माँ को कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन माँ की क्या गलती? अरे दादी ने भी तो ऐसा ही किया होगा ना माँ के साथ, तभी तो माँ अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी। मेरे आने के बाद तो उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख ली थी। अरे तो फिर तुमने क्यों काम वाली हटा दी? किसी के कहने पर अपना घर खराब कर रही हो तुम सुधा। अब बहू भी गई है ट्रेनिंग लेने, पता नहीं क्या सीख कर आएगी। नहीं, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। तभी बहू वहां पर आ जाती है। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो सिर्फ आपके लिए ये नई साड़ी लेने गई थी। अब तो सब ठीक है ना? बेटी, एक बार चल के लड़के को देख तो लो। मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है। किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना। आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ, अब ज्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर, बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुंचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया? जी बस आता ही होगा। तभी वहां बाला आता है। लो जी, आ गया मेरा बेटा। ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी, आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे। अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है। किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी। इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है? और माफ करना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो। तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला, तेरा बाप टकला। और इस तरह बाला का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो, कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो। अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कंधी लोगे क्या? ये लो। तभी उसकी नजर बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे? आपके सर पर तो बाल ही नहीं है, आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है। चलता हूँ, कंधी ले लो, कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज़ अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से देखता है।
चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भाई, आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह जब बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए। लेकिन ये हुआ कैसे?